हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था वेक्टर क्या क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है, वेक्टर के बीच एंगल्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगर वेक्टर्स हैं तो उनके कितने टाइप्स होते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि ढेर सारे टाइप्स हैं वेक्टर के और सबको एक्सप्लेन करना समझाने में टाइम तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक सारे कॉन्सेप्ट्स आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जहाँ बात की जाती है तो सबसे पहला जो आता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को पहले बताते हैं, मेरी मर्जी मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, नल वेक्टर, इसका दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। नल वेक्टर किसे बोलेंगे तो द वेक्टर whose magnitude वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। कैसे डिनोट करते हैं तो नल वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं या इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। अब देखिए जीरो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन इसका कुछ भी हो सकता है। किसी भी वेक्टर में आप इसको ऐड करेंगे तो आपको वही वेक्टर मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है और उसमें हमने जीरो वेक्टर को ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, ए वेक्टर ही मिलेगा। अगर हमने ए वेक्टर में से जीरो वेक्टर को माइनस किया तो हमको ए वेक्टर ही मिलेगा। पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर, अब वेक्टर में दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, क्रॉस भी आता है और डॉट भी आता है, ठीक है। तो ये ज़ीरो ऐसे है ना, समझ में आ रही बात। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सॉरी फॉर दैट। तो आपने देख लिया नल वेक्टर। दूसरा है हमारा यूनिट वेक्टर। दूसरा है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को देखा जाए क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो यानी यूनिटी हो, वन हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वन है। तो ए वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें भी तीर चल रहा है, इसके सर पे भी, इसके सर पे भी तीर चल रहा है, कैसे समझेंगे सर। तो यूनिट वेक्टर को समझने का जो नोटेशन होता है वो होता है ए और इस पे ऐसे कैप लगा देते हैं। तो ये क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से आता है। अगर ए यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यूनिटलेस होता है। कैसा होता है, जाहिर सी बात है डायमेंशनलेस भी हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी बाई सेम क्वांटिटी का रेशियो यूनिटलेस तो होना ही चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी। अब देखिए यूनिट वेक्टर जो है हमारे सिलेबस में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं या जो हम स्टडी कर रहे हैं, अभी हम 3 एक्सिस लेके चलते हैं। कितनी एक्सिस बेटा, 3 एक्सिस। तो मान लीजिए वो तीनों एक्सिस हमारी कैसे हैं, ये अपना x, ये अपना y और ये अपना प्यारा सा z, ठीक है। तो x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर बताया गया है, क्योंकि एजम्पशन है पहले से हम लोगों ने मान लिया है, तो वो है हमारा x की तरफ आता है, देखिए I लिखा है मैंने और इस पे ऐसे कैप चढ़ा दिया है। ये x की तरफ है, अच्छा y की तरफ j और z की तरफ हम लोग लेके आते हैं
के कैप। अब आपको समझना है कि इसमें ये देखिए तीनों प्लस में लिखे हैं, अगर माइनस में आ जाए तो माइनस में आने का मतलब अगर ये जा रहा था इधर तो माइनस लगते ही जाने लगा ट्र इधर की तरफ। बात समझ में आई? तो ये है नोटेशन हमारा, ठीक है। आगे चल के हम आपको बताएंगे यूनिट वेक्टर के पास एक खासियत होती है कि इसको जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस स्केलर का ये मैग्नीट्यूड वा ले लेता है और अपना डायरेक्शन वा उसको दे देता है। जैसे मान लीजिए 5 है, इसको हमको वेक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे एक्सिस हो गई, एक्स और वाई हो गया, ठीक है। कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है पी, और ये क्या है एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है 3,4। ओके, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज आवर ओरिजिन। सो व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ये ऐसे बना दिया है ना, तो ओ पी वैक्टर नाम दे देंगे, ओ से पी वैक्टर। आगे पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के रूप में, ओ से पी वेक्टर लिखेंगे 3 किस तरफ, एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ कौन है, आई है, लगा दिया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इधर कितना 4, क्योंकि आप जानते हैं ये दूरी कौन सी होगी 3, और ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 4, तो वाई में 4 है तो 4 जे कैप। देखा वेक्टर बन गया कि नहीं? ये इसका यूज़ है, यूनिट वेक्टर का ये यूज़ है। तो आगे जब हम पोजीशन वेक्टर बनाना सिखाएंगे आपको, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप यहाँ तक नोट करिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर तीसरा। थर्ड वन जो है हमारा वो क्या है, ये सब चीज़ें याद रखना बेटा, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर जिसका वीक हो गया उसकी फिजिक्स वीक होनी ही होनी है। देखो बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलस और वेक्टर जिनका अच्छा हो गया ना, फिर उनके लिए फिजिक्स थोड़ी सी आसान हो जाती है। हाँ जी, थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर said to be equal if their magnitude and direction both are इक्वल। यानी दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही जितना हो और डायरेक्शन भी एक ही तरफ हो, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, वेक्टर ए, ठीक। जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए, वेक्टर बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डायरेक्शन ए और बी का दोनों का बराबर है, तो ए और बी को क्या बोला जा सकता है, अब इक्वल होने का माने क्या है, तो इक्वल होने का माने ये है कि इसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल वेक्टर, फोर्थ है two vectors are said to be parallel if their direction is same. अगर इनका डायरेक्शन सेम होगा तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है वेक्टर हमारा ए और ये है हमारा वेक्टर बी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। तो इनको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ भी डाउट आता है तो बेटा आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, 4 के बाद 5th। एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि अगर एक जा रहा है इधर तो दूसरा जाएगा, ये देखो ब्लू वाला जा रहा है इधर तो ब्लैक वाला जा रहा है इधर, दोनों का क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट, है ना। टू वेक्टर्स
are said to be anti-parallel if the direction of if their direction लिखना चाहिए था यार, क्या लैंग्वेज था, पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन सेम, इफ देयर डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू इच अदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ई है वेक्टर व ए, तो ये है वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी कैसे बोले जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है कि डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, डायरेक्ट लिख देते हैं, दोज वेक्टर्स मैंने पहले से लिखा है डेफिनेशन इनका, विच एक्ट along सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन, either in same direction or opposite direction। अब इसका मुद्दा समझिएगा। मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पे लाइन बनानी है जिससे आपको समझ में आए। ये हो गया हमारा लाइन, ठीक है। अब इस लाइन में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है सी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। देखिए एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहा है। ऐसा एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है, इस बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल। तो देखा जाए तो एन और एम जी कोलिनियर वेक्टर्स हुए कि नहीं, एक ही लाइन के लॉन्ग तो लग रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं मैकेनिक्स में हमारे बहुत, जिनसे आप इनको समझ सकते हैं। तो फटाफट इनको आप नोट करिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काहे गिर रहे हो भैया? नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। 6 था 7th कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है कि जितने भी वेक्टर्स हों वो सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में रहें, तो उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो लिखेंगे द वेक्टर्स lies in same plane are called कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। इसके बाद है को इनिशियल भी एक होता है। सेम इनिशियल पॉइंट, एक ही पॉइंट से निकलते हो, ठीक है। फिर 9th है आपका
को टर्मिनेटिंग। को टर्मिनेटिंग का मतलब सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट। मैं डायग्राम में आपको समझा दूंगा। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई प्लेन है, ए वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। ठीक, चलिए, को इनिशियल, को टर्मिनेटिंग, फटाफट बना लीजिए बेटा इन डायग्राम्स को, तब तक मैं इधर का मिटाता हूं। जब ये हमारा खत्म हो जाएगा टाइप्स वेक्टर का, है ना, तब हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव वेक्टर। 9th हो गया, 10th। निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, अब इस वेक्टर में अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये वेक्टर बदल के क्या हो जाएगा, -a वेक्टर। मान लीजिए a वेक्टर पहले ऐसे था देखने में, ठीक है, उस तरफ जा रहा था, मैग्नीट्यूड उसका जो भी था, ठीक है, लेकिन अब -a वेक्टर किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं आप क्या अंतर आ रहा है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड आज भी दोनों का इक्वल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर का यूज़ हमको आता है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। ठीक है, जैसे ही हमारा ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर भी अपने को पढ़ना था। चलो पोलर और एक्सियल देख लो क्या होता है। 10th था ना, तो 11th देखो, पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका ओरिजिन फिक्स होता है। ठीक है, द वेक्टर the vectors are called polar vector which has fixed origin। ठीक है, जिनकी ओरिजिन फिक्स होती है उनको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, etc। ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी एक पोलर वेक्टर होता है ना, किसी एक पॉइंट से लिया जाता है। 12th नंबर है हमारा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगे। इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। It always acts along the vector which always acts along the axis of rotation, है ना। कैसा होता है देखिए, जैसे कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है ना,
जैसे मान लीजिए ये एक्सिस हो गया और इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब हम हाथों को घुमाते हैं, राइट हैंड थंब रूल, रोटेशन चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपका आएगा ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे हम इनको आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं टाइम बचा है तो पोजीशन वेक्टर को कवर करेंगे, नहीं तो फिर ख़त्म करेंगे क्लास। अगर पोजीशन वेक्टर हम लोग लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर लेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 20 मिनट का हो चुका है। तो हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ पे हमने सारे टाइप्स देख लिए हैं सिवाय पोजीशन वेक्टर के, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को आपको निकालना सिखाना होगा। तो एक वीडियो हमारा पोजीशन वेक्टर पे आएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर अलग अलग जगह एप्लीकेशन में आती है। जैसे जब आप 11th में पढ़ेंगे तो 11th में रोटेशन में आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर, फिर उसके बाद मोशन इन प्लेन में आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा, जैसे 4th चैप्टर जो आपका है ना। फिर इसके बाद जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, जैसे 12th में अगर आप जाते हैं तो 12th में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पूरा पढ़ना है, ग्रेविटेशन आपको पढ़ना है, उसमें पूरा पढ़ना है पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें पोजीशन वेक्टर की बहुत अहमियत है ना। तो हम पोजीशन वेक्टर को भी देखेंगे और पोजीशन वेक्टर देखने के बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो जाहिर सी बात है आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, और ऐसे ही देखते रहें हमारे वीडियो को, ठीक है। क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।